हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 114 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 115 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे आपको कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, ब्रिटिश ने बेखबरी के दौर में ही भारत को जीत लिया। 20 मार्क्स का है, 1997 में पूछा गया और टिप्पणी करना है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, ये कथन आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। इसके विचार में ब्रिटिश कंपनी ने भारत जीतने की कोई भी योजना नहीं बनाई थी। इसके विचार में ब्रिटिश कंपनी ने भारत जीतने की कोई योजना नहीं बनाई। ये आपने रिपीट कर दिया, कोई योजना नहीं बनाई थी और ना ही वह भारत जीतने की लालसा से प्रेरित थी, किंतु उसने आकस्मिक और अनिच्छुक रूप में भारत को जीत लिया। किंतु उपर्युक्त मत से सहमत होना कठिन है। यद्यपि यह सही है कि आरंभ में ब्रिटिश कंपनी के समक्ष भारत जीतने की कोई योजना नहीं थी, किंतु यह भी सही है कि बदलती हुई परिस्थितियों ने कंपनी के महत्वाकांक्षा को जगाया तथा उसे राजनीतिक विजय के लिए प्रेरित किया। कंपनी भारतीय व्यापार को जारी रखने के लिए भारतीय संसाधन की तलाश में थी, किंतु जब तक मुगल प्रशासन सशक्त था, कंपनी इस दिशा में नहीं सोच सकती थी। फिर है, मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्य तथा भारतीय राज्यों की कमजोरी ने कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रेरित कर दिया। फिर आगे 1830 के चार्टर ने नाटकीय परिवर्तन ला दिया, क्योंकि अब भारत में ब्रिटिश उद्देश्य अधिक से अधिक देश क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना था। इसी काल में लॉर्ड हेस्टिंग, ऑकलैंड, एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी जैसे ब्रिटिश अधिकारी आए तथा इन्होंने अनियंत्रित प्रसार पर बल दिया। अतः इसलिए उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल में बेखबरी थी तो भारतीय राज्यों के लिए थी, ना कि ब्रिटिश कंपनी के लिए, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी इस स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार थी। देखिए, आपने जो उत्तर लिखा है ना, वास्तव में ये अपने में ही द्वंद्व हो गया। द्वंद्व क्यों हो गया, हम आपको बताते हैं। पहली चीज़ तो आपने ये बताया कि कोई योजना नहीं थी। क्लियर। आप बार बार कोई योजना जब कह रहे हो तो वहाँ पे आप बता दो कि उनके तर्क क्या हैं। बात यह है कि अभी हम आपको बताएंगे और फिर इसका तो हम मॉडर्न इंडिया में काफ़ी डिटेल से लगभग 2 लेक्चर हमारे 2 घंटे की क्लास सिर्फ इसी पे होगी कि आखिरकार भारत को जो जीता गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्या उसमें कोई योजना थी, और थी तो कितनी थी, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और थी तो फिर किसका दोष था। काफ़ी बड़ी डिबेट है, मतलब इसको हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी हम उतना नहीं चाहते कि एनालिसिस हो। क्लियर। और फिर आप समझ पाएंगे कि वास्तव में हमें कैसे इस प्रश्न के उत्तर को लिखना था। लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए इसमें हालांकि कुछ इनपुट बता देंगे और इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है उसका पूरा फ्रेम भी बता देंगे। पहले हम आपके कमेंट्स को देखते हैं कि हम आप में क्या क्या कमियां हमने देखी। तो जब आप इस पैरा में बता रहे हो, क्लियर, आपकी ये लाइन काफ़ी अच्छी है कि आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है। लेकिन आपको ये साम्राज्यवादी दृष्टिकोण इतने लंबे में नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है कि कुछ साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश कंपनी ने भारत में बेखबरी के दौर में, अर्थात बिना किसी योजना के भारत को जीत लिया। कारण कि परिस्थितियां ऐसी बनती गईं, अर्थात भारतीय राजा महाराजा आपस में द्वंद्व में रहे और कंपनी को ये मौका मिल गया और इसलिए कंपनी उस परिस्थिति का लाभ उठाकर भारत को जीतती चली गई। क्लियर। अर्थात जो कंपनी थी उसका उद्देश्य नहीं था भारत विजित करना। क्लियर। हालांकि आपने ये वर्ड काफ़ी अच्छे यूज किए हैं, आकस्मिक और अनिच्छुक, लेकिन इनका उपयोग आप सही से नहीं कर पाए। अब आपने जब ये बता दिया कि उनका उद्देश्य नहीं था, क्लियर, और उन्होंने भारत जीत लिया, तब आप बताओगे कि किंतु गहराई से देखें तो, समझना, यहाँ पे जो आपने ये लाइन लिख दी ना, ये वास्तव में साम्राज्यवादी स्टेटमेंट को ही आपने लिख दिया कि यद्यपि ये सही है कि आरंभ में ब्रिटिश कंपनी के समझ भारत जीतने की कोई योजना नहीं थी। अरे भाई, वो तो भारत जीतने के ही उद्देश्य से आए थे। बस ये था कि वो शो नहीं कर रहे थे, और शो इसलिए भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस समय अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, स्वयं औरंगजेब था। तो कैसे आप पराजित कर सकते हो। क्लियर। तो इस लाइन से आपको बचना है, नहीं तो राष्ट्रवादी जो हिस्टोरियन हैं या हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम ये
कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तव में हाँ, कंपनी की कोई योजना नहीं थी। हमें रत्ती भर भी स्वीकार नहीं करना है, हमें यही कहना कि भाई साहब आप जब आए थे तब भी आप में यही चीज़ नहीं थी और आपको परिस्थितियों ने उस अनुकूल बना दिया, और अगर आपके लिए वो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी तो आपने युद्ध के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से और सेना के माध्यम से भारत को जीतने का प्रयत्न किया। क्लियर? जब आप ये बता देंगे कि हाँ, कि आपकी योजना कैसे थी, हालांकि अभी हमने इसको डिटेल में अपने मॉडर्न इंडिया के ऑप्शनल में नहीं पढ़ाया है तो इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप ऐसे बता सकते हैं कि हाँ, आपकी योजना थी कैसे, क्योंकि आपकी जो नीतियाँ थी, चाहे वो बंगाल को लेकर हो, जब आपको बंगाल में ट्रेड करने की उपयुक्त व्यवस्था थी और आपको अगर ट्रेड में परेशानी हो रही थी तो आप कहीं और से ट्रेड कर लेते, लेकिन आप तो क्योंकि वाणिज्यवादी व्यापारिक कंपनी थी और वाणिज्यवादी व्यापारिक कंपनी का उद्देश्य ही साम्राज्यवादी होता है, तो अतः आपने बंगाल में ही ना सही बल्कि दक्षिण भारत में अपने लिए परिस्थितियों को अनुकूलता प्रदान करने के लिए हर संभव तरीकों को अपनाया, और उस हर संभव तरीके को अपनाते वक्त आपने न केवल राजनीतिक हस्तक्षेप किया, राजनीतिक उत्तराधिकार में अपनी दखल अंदाजी की, बल्कि जहां आपको मौका मिला वहां पर आपने कई सारे क्षेत्रों को अपने में समावेशित भी कर लिया, चाहे वो कलकत्ता की किलेबंदी हो या फिर दक्षिण भारत में मद्रास और या फिर आपकी मछलीपट्टनम या सूरत की बस्तियाँ हो। समझ गए? आप ऐसे इसको लिखोगे। क्लियर? अब आपने जब ये बता दिया और फिर आप बता दोगे कि इसी दिशा में, हालांकि वो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। फिर आप बताओगे कि इसी दिशा में हम आपकी सहायक संधि, घेरे की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, व्यक्तिगत और विलय की नीति आदि को भी देख सकते हैं। और जब इस चीज़ का विद्रोह हुआ तो आपने अपने चोले को, अपने आवरण को बदलने के लिए आपने कंपनी के शासन को समाप्त करके 1857 के बाद क्राउन के शासन को ले आए, लेकिन क्राउन के शासन को लाने पर भी आपका उद्देश्य और आपकी नीति और नियत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, बल्कि आपने भारत को औपनिवेशिकता की उस बेड़ियों में जकड़ कर रख दिया जो कि 1947 तक पूरी तरीके से आपने जकड़ा रखा। और जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने या राष्ट्रीय आंदोलन के युग द्रष्टाओं ने इस चीज़ पर परिप्रेक्ष्य करना शुरू किया, इस चीज़ पर कटाक्ष शुरू करने की, तब आपने धीरे धीरे करके अधिकारों को देने का प्रयास किया और ये अधिकार अंततः जाकर 1947 में ही हमें संपूर्ण रूप से मिल पाए। समझ गए? अर्थात आपने एक पूरी प्लानिंग के तहत हमारे को मतलब अंतिम समय तक विजित करते ही रहे। समझ गए? तो ये इतना बड़ा प्रश्न है, हम इसको काफ़ी अच्छे से आपको फ्रेम भी देंगे जब हमारा लगभग 2 से 3 लेक्चर के बाद आने वाला है, लगभग हो सकता है 15 या 16 मॉडर्न इंडिया का लेक्चर हो, तो वहाँ पे हम इसको आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? अब आपको और क्या चीज़ें नहीं करनी है, जैसे आपने यहाँ पे बताया ना मुगल साम्राज्य सशक्त था, ये बात ठीक है, लेकिन राजनीतिक विलय के लिए प्रेरित थी कंपनी की महत्वाकांक्षा को जगाया, महत्वाकांक्षा को जगाया नहीं, उनके अंदर महत्वाकांक्षा थी पहले से। समझ रहे? आप देखो ना कि वो वास्तव में एक तो लेट आए थे, लेट आने के बाद उनका, जब हमने आपको क्या बताया था कि फ्रांस की सरकार का क्या महत्व था, फ्रांस की सरकार चाहती थी कि उसकी प्राकृतिक सीमा केवल वहीं पे रहें, यूरोप में, जबकि जो ये अमेरिका इंग्लैंड था ये कभी नहीं चाहता था, ये चाहता था कि हमारी सीमा यूरोप में ना बने लेकिन यूरोप को संतुलित बनाए रखें, हमारी जो सीमाएं हों वो विश्व के अलग अलग भागों में हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका का रीजन हो और या फिर इंडिया या फिर इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया का रीजन हो। समझ रहे? मतलब ये एशिया के साथ साथ कई सारे जो महाद्वीप कॉन्टिनेंट हैं वहाँ पर अपनी बस्तियों को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, अर्थात ये पूरी तरीके से प्रेरणाग्रस्त थे और ये बस मौका ढूंढ रहे थे कि कब भारत में वैसी परिस्थितियाँ बने जैसी विश्व के अलग अलग देशों में हैं। लेकिन उस समय भारत में जब ये आए तो विश्व की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की, भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता वहाँ पर काबिज थी, मुगलिया सत्ता। क्लियर? तो इसलिए वो अपने उस व्यक्तित्व को या अपने उस चरित्र को या अपनी उस सोच को या अपने उस नीति को पूरी तरीके से बदल नहीं पाए या चरितार्थ नहीं कर सके। समझ गए?
इसी के बाद का एक और क्वेश्चन होता है कि जब भारतीय राष्ट्रवादी इस बात का खंडन कर देते हैं कि आपने बेखबरी के दौर में नहीं जीता बल्कि पूरी तरह से खबरदार थे, तो ये कहते हैं कि चलो अच्छा हम बेखबरी के दौर में नहीं जीते, हम खबरदार थे, लेकिन बाबूजी इसमें ना क्राउन का कोई योगदान नहीं था, अर्थात राष्ट्रीय सहमत नहीं थी। तब भारती कहते हैं अरे बाबूजी राष्ट्रीय सहमति भी थी, और राष्ट्रीय सहमति के लिए वो तथ्य देते हैं कि जब जब सेना की ज़रूरत पड़ी शाही सेना का उपयोग किया, जो झंडा है फ्लैग है जैक का उसका उपयोग किया, कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो पैसा भी लिया, साथ ही जो वहाँ का प्रोजेक्टर डायरेक्टर था जैसे जैसे वो नियम बनाते गए वैसे वैसे नियम बनते गए। जब तक आपको लगा कि कंपनी से काम चल रहा तब तक आप कंपनी को चलाए, और जब आपको लगा कि कंपनी से काम नहीं चल रहा तो आपने उसे हटा दिया और क्राउन का दामन भारतीयों के ऊपर थोप दिया। समझ गए? मतलब आपकी सहमति भी थी, और ऐसा नहीं था कि कंपनी के शासन के बाद आपने कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर दी, या कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद क्राउन ने सबको साथ और सबका विकास कर दिया। बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि शोषण की प्रवृत्ति को आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि उस समय अकाल के कारण न केवल पूरे भारत में 10 से 15 करोड़ लोग मर गए। समझ गए? गरीबी का स्तर इतना गिर गया कि आप सोच भी नहीं सकते हो, बेरोजगारी तो बढ़ती ही चली गई। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा, साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि आपने क्या क्या सीमाएं इसमें बरती हैं। बाकी जब हमारा पार्ट 15 और 16 मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री ऑप्शन का आ जाएगा तो आप वहाँ पे एक बार इसको देखिएगा, हम वहीं पे आपको फिर से एक बार फ्रेम देंगे और फिर आप इसे हमें लिख कर भेजिएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस आंसर के अपेक्षा काफ़ी बेहतर लिख पाएंगे। बात यह है कि आपको ये टॉपिक की समझ नहीं है, इसलिए आपने अपनी समझ के अनुरूप जितना आपने किताबों में पढ़ा वैसे बेहतर से बेहतर लिख दिया, लेकिन ये कायदे से डिबेट वाले क्वेश्चन है, डिस्कस वाले क्वेश्चन है, और इनको वही व्यक्ति समझा सकता है जो अलग अलग बुक्स को पढ़कर, चाहे वो पर्सिवल स्पीयर की बुक हो, चाहे फिर वो सीले की बुक हो, या फिर कई सारे साम्राज्यवादी इतिहासकारों की बुक हो, और उनका कैसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने खंडन किया है। समझ गए? तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, आप चिंतित बिल्कुल ना हो। उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।